Hello friends, welcome to my channel Star Online Study and today we will be discuss the टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारत का राष्ट्रपति। संविधान में क्या प्रावधान है राष्ट्रपति के संबंध में और इसकी योग्यताएं क्या है, इनका निर्वाचन संबंधी क्या किस तरीके की व्यवस्था अपनाई गई है, कौन लोग शामिल होते हैं, किस तरीके की प्रक्रिया है, उसके बारे में हम जानकारी मिलेंगे। साथियों, इस टॉपिक के अंदर जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने शामिल किया है और इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो संविधान में जो प्रावधान किया गया है, सबसे पहले ये देखते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान है, किस भाग में दिया गया है। तो संविधान का जो भाग 5 है, यानी संविधान का जो भाग 5 है, आपको पता है भारत के संविधान में टोटल जो भाग हैं वो कितने 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां शामिल की गई हैं। तो जो संविधान का भाग 5 है वो उल्लेख करता है जो हमारे देश की कार्यपालिका का वर्णन करता है। कार्यपालिका का वर्णन करता है, यानी कार्यपालिका का वर्णन अगर आपसे पूछे तो संविधान के किस भाग में मिलता है, तो संविधान के भाग 5 में कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। और कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है और भारत का राष्ट्रपति ही भारत का प्रमुख और संवैधानिक व्यक्ति होता है। यानी प्रमुख व्यक्ति यही होता है। संविधान की दृष्टि से सबसे बड़ा पद कोई है तो वो भारत के राष्ट्रपति का है। आगे हम बात करें कि इसमें किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक उल्लेख किया जाता है। तो संविधान के भाग 5 में जो शुरू में अनुच्छेद है 52, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक संघ की जो कार्यपालिका है उसका वर्णन किया जाता है। इसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल है और महान्यायवादी है, इनका उल्लेख मिलता है हमें भाग 5 के अंदर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कार्यपालिका के जो शामिल व्यक्ति हैं उनका उल्लेख हमें संविधान के भाग 5 में मिलता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, संविधान के 22 भाग हैं और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो संविधान का 5वां भाग कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो भारत के प्रमुख है संवैधानिक, वो भारत का राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति है और देश की एकता और अखंडता का प्रतीक कौन है, ये भारत का राष्ट्रपति है। क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक गणतंत्र तरीके से चुना जाता है, यानी हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था के द्वारा अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं। तात्पर्य क्या है कि अपने देश के लोगों में से ही हम देश के सबसे बड़ा जो प्रमुख है उसको हम अपने में से चुनते हैं। इसीलिए भारत रिपब्लिक है, यानी गणतंत्र देश है। यहाँ से पता चलता है, यानी यहाँ पर राजवंश से संबंधित नहीं है। जैसे पहले राजा होते थे और राजा का बेटा ही राजा बनता था, ऐसा नहीं है। भारत में लोगों द्वारा चुनकर जो प्रमुख बनाया जाएगा वही राष्ट्रपति होगा, वंशवाद पर आधारित नहीं होगा। इसके लिए योग्यताएं क्या है, तो योग्यताएं यानी अहर्ताएं देखनी है। राष्ट्रपति के लिए सबसे जो पहली बात है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में जो उसकी आयु है, जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। ध्यान रखना, न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। आप कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु कितनी है, तो हम बिना पढ़े ही बिना सोचे समझे ही 35 वर्ष पर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। जो न्यूनतम आयु, यानी अगर आपने राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास कम से कम जो आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए, तो उसके बिना आप नहीं बन सकते हैं। और इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, यानी वो लोकसभा का सदस्य भले ही ना हो, आपको पता है कि लोकसभा का सदस्य भले ही ना हो लेकिन निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तात्पर्य ये है कि उसके पास जो लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है उसमें वो योग्यताएं होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे
कि चुनाव के समय वो किसी लाभ के पद पे ना हो, यानी किसी सरकारी नौकरियों में शामिल ना हो। ऐसे नहीं है, मान लीजिए कोई टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, और वो चाहता है कि भारत का राष्ट्रपति बने और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक है, तो उसे पहले अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, मतलब उसे अपनी सरकारी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है। तो जो इसमें कंडीशंस फॉलो की गई है, कंडीशन रखी गई है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखना, यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो ये दिया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता के बारे में जिक्र आएगा, जो आपको आगे कराएंगे। और चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर ना हो, इसके बारे में बताया गया है। अब आपने ये पढ़ेंगे कि इसके जो निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है, यानी कौन कौन होता है। ध्यान रखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका है वो अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष कैसा होता है, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है। बी है जो अपने स्टेट का एमएलए है या एमपी है, मान लीजिए। ए कौन है, आप लोग हो, यानी आम जनता है, वो वोट देगी इससे, यानी एमएलए को वोट देगी। एमएलए आगे किसको वोट देंगे, भारत के राष्ट्रपति को, या एमपी को वोट देंगे अपने, एमपी आगे वोट किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को। तो अपने तरीके से क्या हो गया, अप्रत्यक्ष, क्योंकि हमने राष्ट्रपति को सीधा वोट ना देके हमने अप्रत्यक्ष तरीके से अपने राष्ट्रपति को चुना। अब इसका कारण भी बता देते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों होता है, क्योंकि भारत की जनता इतनी बड़ी है, यानी हमारी जो जनसंख्या इतनी में है कि हम राष्ट्रपति को सीधा चुनाव नहीं कर सकते, इसीलिए एमएलए के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व रखा जाता है या एमपी के माध्यम से रखा जाता है। अब इसमें शामिल होने वाले कौन से, देखो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर एक बात लिखी आई है, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी जो राष्ट्रपति जिन्हें मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। सदन दो कौन से हो गए, सदन दो हो गए, एक तो हो गया लोकसभा, एक हो गया राज्यसभा। इन दोनों के जो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आगे हम बात करेंगे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। जो राज्य विधानसभा यानी लेजिस्लेचर असेंबली होती है उसमें जो निर्वाचित होंगे, ध्यान रखना, निर्वाचित जो चुने गए हैं, मनोनीत नहीं। हालांकि अब मनोनीत जैसी प्रक्रिया नहीं है, जो 2 अंग भारतीयों का जो चुनाव यानी मनोनीत किया जा सकता था विधानसभा में, वो अब हटा दिया गया है, लेकिन पहले होता था। लेकिन इसमें स्पष्ट संविधान में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, देखो यहाँ पर एक शब्द आया है विधानसभा, विधानसभा आया है, ना कि विधान परिषद आया है। आपको पता है कि विधान जो परिषद है वो उच्च सदन होता है किसी भी राज्य के अंदर, और विधानसभा निम्न सदन होता है। जो लोकप्रिय सदन होता है राज्य के अंदर वो विधानसभा होता है, और जो उच्च सदन होता है वो विधान परिषद होता है। तो इसमें विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश यूटी जिसे बोला जाता है, उसके अंदर जो हमारी 2 विधानसभाएं हैं, एक तो हमारी दिल्ली है, एक पौंडुचेरी है, ये 2 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, ध्यान रखना। अब हमारी जो केंद्र शासित जो प्रदेश है उसके क्या जम्मू कश्मीर की भी विधानसभा अब केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दी गई है। तो अब जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो केंद्र शासित प्रदेश की सूची में जम्मू कश्मीर भी आएगा और लद्दाख भी आएगा, ध्यान रखना। उस वहाँ पर विधानसभाएं बनती है तो वहाँ के सदस्य भी भाग लेंगे, लेकिन ध्यान रखना केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। आगे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन जनता द्वारा नहीं होता है बल्कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, और निर्वाचक मंडल जो किस प्रक्रिया होती है निर्वाचन की, उसमें जो प्रक्रिया ये बहुत बार पूछी जाती है कि यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो वो है अनुपातिक
प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तात्पर्य क्या है, यहाँ पर इस तरीके से होता है कि हमने मान लीजिए अपने क्षेत्र राजस्थान, जो राजस्थान का कोई एमएलए है तो वहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या जो आधार वर्ष रखा गया था 1971 रखा गया है। 1971 के अनुसार जो राजस्थान की जो जनसंख्या थी उस अनुसार जो एक एमएलए का मत मूल्य निर्धारित किया गया है। राजस्थान में सदस्य है विधानसभा के 200 और उसमें एक एमएलए का जो मत मूल्य है वो है 129। अभी आरएस की परीक्षा में पूछा गया कि राजस्थान के जो एमएलए है राष्ट्रपति के चुनाव में कितने मत डालता है, ये 129 मत डालता है। ध्यान रखना, आधार वर्ष पूछे तो 1971 है और एमएलए का मत मूल्य पूछे तो 129 है। ये राजस्थान का है अभी तक, तो 2026 तक यही रहेगा। 2026 के बाद में हो सकता है बदल जाए। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में कितने मत डालता है एक एमएलए, तो 129 उसकी संख्या काउंट की जाती है। आपके क्षेत्र का कोई भी एमएलए होगा, अगर वो वोट डालने जाएगा तो उसके एक वोट की कीमत कितनी होगी, 129 वोट काउंट होंगे। इसी आधार पर हमारा प्रतिनिधित्व शामिल किया जाता है। ये तो होगी एमएलए की बात। ध्यान रखना, यूपी में अलग होगी, सिक्किम में अलग होगी, अलग अलग जनसंख्या के आधार पर अलग अलग होती है। जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां पर सभी का यानी पूरे भारत के 543 जो सदस्य हैं उनका मत मूल्य एक ही होगा, 709 वोट डालेंगे। यानी आपके क्षेत्र का जो भी एमपी है उसकी एक वोट की कीमत कितनी होगी, 709 मत काउंट किए जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का। आगे हम डिस्कस करते हैं कि चुनाव संबंधी अगर विवाद हो जाए तो उस संबंध में क्या प्रावधान है। चुनाव संबंधी विवाद के संबंध में क्या प्रावधान है। राष्ट्रपति के अगर चुनाव में विवाद हो जाए या विवादों की जांच करने का अधिकार किसके पास है, तो वो केवल और केवल उच्चतम न्यायालय के पास है। उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास में है। किसी भी राज्य का हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। केवल और केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय में किया जाता है और उनका फैसला अंतिम होता है। ध्यान रखना इस बात का। आगे हम बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की नियुक्ति को अवैध कर सकता है अगर राष्ट्रपति का चुनाव सही प्रक्रिया से ना हुआ हो तो। ध्यान रखें इस बात का। तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर भी है कि भारत का सबसे बड़े प्रमुख व्यक्ति का चुनाव को भी अवैध घोषित कर सकता है अगर वो सही तरीके से चुनाव संपन्न ना हुए हों। आगे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी राष्ट्रपति को जो चुनाव होता है वो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है या किसी सदस्य का पद रिक्त है। ध्यान रखें, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, उस समय जो निर्वाचन मंडल में कोई सीटें खाली है और मान लीजिए किसी का रिजाइन दे दिया है या किसी की मृत्यु हो गई है एमएलए वगैरह की, तो अपने ये नहीं कह सकते कि वो तो उसने तो वोट डाला ही नहीं है इसीलिए इसे अवैध घोषित कर दे। नहीं, इसको नहीं चैलेंज किया जा सकता। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए जी, आगे हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में भी अपने देखते हैं। नामांकन के बारे में कि नामांकन कैसे होता है उसके बारे में देखिए जी। राष्ट्रपति के जो चुनाव है, नामांकन के उम्मीदवार को कम से कम 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। यानी 50 प्रस्तावक वो होने चाहिए जो उसके वोटर हों। ध्यान रखना, वोटर। और 50 एमपी और 50 ही जिसे प्रस्तावक बनाया जाएगा और 50 ही अनुमोदक बनाया जाएगा। अनुमोदक होता है प्रस्ताव, यानी 50 व्यक्ति प्रस्ताव लेकर जाएंगे कि हम फलाना व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और उसके बाद 50 व्यक्ति उसके गारंटर होंगे, यानी गारंटी देंगे, अनुमोदन करेंगे कि हाँ हम इस व्यक्ति के साथ हैं, आप इनका नामांकन दर्ज कीजिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में ये होगा जब 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक पहुंच जाएंगे। देखिए, ये किसी को पकड़ के नहीं बनाए जाएंगे,
आगे जो वोटर है, वोटर कौन होंगे, MP MLA होंगे, उन्हें ही शामिल किया जाएगा। और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है उसमें जो जमानत राशि है वो कितनी जमा होगी, वो 15,000 रुपये जमानत राशि जमा की जाएगी। और उसमें एक कंडीशन ये रखी जाएगी कि कुल वैध मतों का 1/6 भाग उम्मीदवार को प्राप्त होना चाहिए, यानी जो टोटल वोट है उसका 1/6 भाग उसे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, यानी लगभग 15% बनते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो उसके जमानत जब्त कर ली जाएगी। यानी आप कहोगे जमानत कौन सी, ये जो 15,000 रुपये दिए गए हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, उसके पास 15,000 रुपये होने चाहिए। और उसके बाद कंडीशन ये रखी गई है कि कुल जो वोट पड़े हैं उसमें वैध, यानी जो खराब हो गए वो नहीं, जो वैध वोट हैं, जो सही वोट हैं, उसके 1/6 यानी 1/6 जो इसका पार्ट है वो मिलना जरूरी है, अन्यथा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे शर्तें क्या है। राष्ट्रपति के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई है उनके बारे में भी देखते हैं कि क्या शर्तें हैं। राष्ट्रपति के लिए जो निम्न शर्तें वो इस प्रकार है, जिसमें पहली शर्त ये दी गई है कि संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायक का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी वो किसी भी विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। और वो पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा, यानी अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। और वो किसी लाभ के पद पर कार्य न करता हो, वो मैंने बता दिया, किसी सरकारी सेवा में ना हो, किसी भी लाभ के पद के अंतर्गत ना आता हो, किसी भी संस्था का अध्यक्ष भी नहीं होना चाहिए। बिना किराए चुकाए आधारिक निवास प्रदान किया जाएगा, यानी जो उसे जो घर प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी हाउस उसे दिया जाएगा, उस पर कोई किराया नहीं लगेगा, यानी उससे वेतन भत्तों में शामिल होगा। उसके कुछ विशेषाधिकार होंगे जो संसद निर्धारित करेगी, उसके वेतन भत्ते उपलब्धियां, ध्यान रखना वेतन नहीं कहा जाता, उपलब्धियां कहा जाता है। हम क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पद है इसीलिए हम वेतन नहीं कह सकते हैं, वेतन को हम उपलब्धियां कहते हैं। और उपलब्धियों के साथ हम जो शामिल करते हैं वो भत्ते है उसके, और विशेषाधिकार उसको प्राप्त होंगे, जैसे टेलीफोन का बिल, पेट्रोल, जो भी कहीं भी आने जाने की किराया, सब कुछ फ्री होता है उसके लिए। पद के दौरान उसे जो इसके उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार है उसको कम नहीं किया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। आगे हम डिस्कस करते हैं कि और क्या है, कार्यकाल के बारे में क्या है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो ध्यान दीजिए कि क्या है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित क्या होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी राष्ट्रपति अगर चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है तो किसे देगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा। मान लीजिए वो भी नहीं है, नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं गया है, मान लीजिए पद पर नहीं है तो उसकी जगह सर्वोच्च न्यायालय का जो भी वरिष्ठ जज होगा उसे देगा। तो इस तरीके से ये प्रावधान किया गया। लेकिन आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है, और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य कोई भी वरिष्ठ जो जज है या न्यायाधीश है उसको दे दिया जाता है। आगे इसमें प्रावधान किया गया है कि 5 वर्ष के उपरांत भी अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये प्रावधान किया गया है, यानी जो हमारे पद है उसको रिक्त नहीं रखा जा सकता है जब तक कि नया नहीं आ जाएगा, पुराने वाला अपनी पोस्ट पर बैठा रहेगा। ध्यान रखना है क्योंकि सबसे बड़ी पोस्ट है इसीलिए। अब बात आती है कि पद रिक्त हो जाए तो क्या प्रावधान है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पोस्ट खाली हो जाए तो क्या प्रावधान है, उसके बारे में भी देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि पद रिक्तता के बारे में क्या प्रावधान है, उसको भी देखते हैं हम
यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे निष्कासन हो जाए या अन्य कोई भी कारण से वो अपने पद से रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। यानी इस प्रकार किसी भी राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो 5 वर्ष के लिए होती है, ध्यान रखना। यानी 5 वर्ष तक ही रह सकता है। अगर उसके पद के दौरान मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे, तो राष्ट्रपति का चुनाव कम से कम जितना जल्दी हो उतना जल्दी होने से मतलब है कि 6 महीने के भीतर भीतर होना चाहिए। आगे है कि राष्ट्रपति के पद मृत्यु या त्यागपत्र या निष्कासन या कोई भी कारण से पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति क्या बनता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के तौर पर कितने समय तक पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक अधिकतम रह सकता है, कम तो 2-3 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, 2-3 महीना, कितना भी रह सकता है, लेकिन अधिकतम उसका जो है 6 मास तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में रह सकता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का रूप में कार्य करेगा। ध्यान रखना, चाहे तो कोई भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बने या उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, उसे जो वेतन दिया जाएगा वो राष्ट्रपति वाली का ही दिया जाएगा और उसकी जो सुविधाएं होंगी वो भी वही दी जाएंगी। इस बात का भी ध्यान रखना। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक कोई भी काम करता है तो उसे समस्त शक्तियां राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां प्राप्त हो जाती है, सभी विशेषाधिकार भी उसे प्राप्त हो जाता है। ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। आगे चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या है, यानी कार्यकारी शक्तियां क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के अंदर क्या क्या कार्यकारी शक्तियां हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली जो शक्ति है उसके बारे में देखते हैं कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। मान लीजिए प्रधानमंत्री किसी देश के साथ कोई संधि समझौता करते हैं तो वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होंगे, ना कि प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री केवल वार्तालाप करता है और संधि समझौते करता है, लेकिन जो संधि किस नाम से होगी वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होगी। इस बात का भी ध्यान रखना। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति नियम बना सकता है ताकि वह जो आदेश दे वह वैध हो। तो यहाँ पर यह भी कहा है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो नियम बना सकता है जो वैध हो, जैसे अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। आगे बताया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकता है जिसे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य करे और मंत्रियों के कार्य का वितरण सहजता से हो सके। यानी ऐसे नियम मनमाने तरीके से नहीं बना सकता है। केंद्र सरकार को सहजता रूप से कार्य करने के लिए और मंत्रियों को जो विभाग दिए गए हैं उसमें कार्य करने के लिए अपने राष्ट्रपति कोई कानून या नियम बना सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे जो बताया गया उसमें यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। अगर पूछे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री मत कर देना। प्रैक्टिकल देखें तो होता तो प्रधानमंत्री है, लेकिन संविधान में जो प्रावधान किया गया है वो राष्ट्रपति का किया गया है। इसके अलावा जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति और उसे वेतन आदि का निर्धारण भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे क्या कहा गया है कि वह भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी के और अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति और समस्त राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि एक तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जिसे क्या कहा जाता है, मुख्य चुनाव आयोग जो आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और चुनाव आयुक्त के अलावा जो सदस्य है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है।
उसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और जितने भी राज्य हैं उनके राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। आगे हमें बताया गया है कि केंद्र के जो प्रशासनिक कार्यों व विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। वो प्रधानमंत्री का पूछ सकता है कि राज्य में कहाँ कार्य किस तरीके से चल रहे हैं। आगे हमें बताया जाता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन मांग सकता है जो किसी मंत्री ने लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन ना किया हो। यानी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री से उत्तर मांग सकता है राष्ट्रपति कि आपके मंत्री ने जो कार्य किया है, जो अभी तक जिसका अनुमोदन नहीं किया गया, उसके बारे में बताइए कि ये इसकी प्रक्रिया क्या है और ये किस संबंध में है और इसका आधार क्या है, उसके बारे में पूछ सकता है। आगे ये बताया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के लिए आयोग की नियुक्ति भी, यानी जो आयोग बनते हैं SC ST आयोग, OBC आयोग, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे ये बताया गया है कि केंद्र और राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर राज्य परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे और क्या कार्य करता है उसमें हम देखते हैं कि सभा के द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन चलाता है। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर प्रशासक होते हैं या उपराज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और उनके से सूचना भी मांग सकता है। उसके बाद ये क्या है कि किसी भी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करना है, यानी जो TSP एरिया घोषित करना है या TSP नॉन TSP वाला एरिया होता है। नॉन TSP तो सामान्य होता है, TSP एरिया क्षेत्र जो घोषित करना, ये शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है। और बैकग्राउंड में देखें तो संसद के पास में होती है। अब हम बात करें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कौन कौन सी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की संसद का अभिन्न अंग होता है और उससे विधायी शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन सी? संसद की बैठक बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। तो लोकसभा को विघटन यानी विघटन करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास में है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, यानी अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त मतलब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। मान लीजिए किसी भी विधेयक पर सहमति नहीं बन रही है लोकसभा राज्यसभा की, तो उनके संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उनकी एक बैठक कर सकता है और संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय लिया जाता है वो ही मान्य होता है। तो राज्यपाल आपसे प्रश्न पूछ ले कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ ले कौन करता है? तो लोकसभा, जो लोकसभा है उसका जो अध्यक्ष होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वहां राष्ट्रपति मत कर देना। आगे हमें बताया जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो जाने पर लोकसभा के सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। यानी लोकसभा का अगर अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, स्पीकर नहीं है, तो किसी और लोकसभा के सदस्य को स्पीकर बना सकता है, यानी अध्यक्ष बना सकता है। राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पद अगर रिक्त हो जाए तो राज्यसभा में से किसी भी व्यक्ति को जो सदस्य है उसको अध्यक्षता सौंप सकता है। इसके अलावा 12 सदस्यों का निर्वाचन करता है। उसका आधार क्या रहता है? ये फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं उससे ऐसे 12 व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है राज्यसभा में। यानी राज्यसभा में जो शामिल करने वाले सदस्य हैं वो कितने हैं? 12। लोकसभा में 2 थे, राज्यसभा में 12 थे। लोकसभा वाले तो अभी अंग उनको समाप्त कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा के अंदर आज भी है। लोकसभा में 2 अंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन अभी इसके लिए स्थगित किया गया है, अभी नहीं कर सकता। आगे हम बात करें चुनाव आयोग की परामर्श पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय ले सकता है। देखिए, चुनाव आयोग रिपोर्ट देगा और उसके बाद उनकी अयोग्यता पर प्रश्न है, अगर अयोग्यता संबंधी प्रश्न है उस पर निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास में है। और उसके पास क्या शक्तियां हो सकती हैं उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। उसके अलावा जो उसके पास और शक्तियां हैं उसमें देखते हैं कि चुनाव आयोग से
सदस्यों की अयोग्यता वाला हो गया। विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, जैसे संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक हो गया और राज्य की सीमा परिवर्तन संबंधी विधेयक हो गया। इस सभी में क्या है, राष्ट्रपति से पूछना जरूरी है। इसके बाद आगे बात की गई है, संसद द्वारा अगर कोई भी पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस पर हस्ताक्षर के उपरांत ही कानून बनेगा। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, वो एक विधेयक ही रहेगा। आगे बताया गया जाता है कि संसद में अगर सत्र न चलने पर उससे अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब होता है आधा आदेश। जब लोकसभा राज्यसभा किसी का भी कोई भी अधिवेशन नहीं चल रहा होता है और अचानक से कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास में है, वो भारत के राष्ट्रपति के पास में है। और राज्य के अंदर पूछे, राज्य विधानसभा में पूछे तो राज्यपाल के पास में है। इसके बाद ये बताया जाता है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल द्वारा अगर राष्ट्रपति के विचार के लिए रख ले या राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजे तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकता है और अपनी असहमति भी जता सकता है। तो अनुच्छेद 201 के तहत ये प्रावधान किया गया है। आगे हमें बताया जाता है कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में समक्ष पेश कौन करवाता है, भारत का राष्ट्रपति करवाता है, ध्यान रखना। इसके अलावा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, दादर नागर हवेली है, दमन द्वीप में शांति और विकास कार्यों के लिए विनियमन बना सकता है। विनियम बना सकता है यानी जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो शांति और विकास के लिए जो कार्य करे वो राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पौंडुचेरी के लिए विभिन्न नियम भी बना सकता है, लेकिन जब वहां की विधानसभा निलंबित हो या विघटित हो तो मान लीजिए अगर नहीं है तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से उस पौंडुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां उसके बारे में बात करेंगे कि वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत होगा। उसके अगर राष्ट्रपति से नहीं पूछा जाता है तो अनुमति बिना अनुमति के संसद में नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है वो यानी केंद्रीय जो बजट होता है वो संसद में राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। और अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संभव नहीं है, यानी राष्ट्रपति सहमति देगा तभी अनुदान दिया जाएगा, यानी जो खर्च करने वाला पैसा है वो राष्ट्रपति के बगैर संभव नहीं है, उसकी पूछे बगैर। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है भारत की जो आकस्मिक निधि है वो किसके अधीन आती है, तो वो भारत के राष्ट्रपति के अधीन आती है। अब ये क्या होती है आकस्मिक निधि, ये होती है मान लीजिए कहीं पर अचानक से बाढ़ आ जाए तो संसद के सभी सदस्यों से पूछने में समय लगेगा, तो राष्ट्रपति अपने नाम से आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय हेतु भुगतान के लिए कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था की गई है। यानी प्रधानमंत्री, वैसे तो बैकग्राउंड में तो प्रधानमंत्री घोषणा करता है, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलता है कि इतने लाख करोड़ रुपए निकाल लीजिए, जनता के लिए ये समस्या आ गई, ये यहाँ देने अनिवार्य है, उसके लिए है। क्योंकि संसद में एकदम से पूरे सदस्यों का अनुमोदन होना मुश्किल होता है जबकि कार्य जटिल होता है। इसके बाद में और क्या प्रावधान किए गए हैं, न्यायिक शक्तियां क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां ये है कि उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो उच्चतम न्यायालय के किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अगर 1947 के पहले का कोई मामला है यानी ब्रिटिश इंडिया का कोई भी मामला है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। ध्यान रखना इस बात के लिए।
इसके बाद जो राष्ट्रपति की जो अन्य शक्तियां हैं उसमें देखिए कूटनीतिक शक्तियां क्या है, डिप्लोमेसी पावर्स क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो संधि समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञ है उन्हें भेजता है, यानी डिप्लोमेट्स को भेजता है और उनका स्वागत करता है, जो विदेश से आने वाले हैं उनका स्वागत करता है और अपने देश के जो कूटनीतिज्ञ है उन्हें भेजता है, राजनीतिक जिसे बोलते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां वो कहते हैं, जो भारत का राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का, थल सेना, वायु सेना और जो जल सेना है उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संसद की अनुमति के अनुसार युद्ध और उसकी समाप्ति की घोषणा कर सकता है, यानी युद्ध की घोषणा और युद्ध समाप्ति की घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास में है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है अनुच्छेद 356 के तहत। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मुख्य शक्तियां और उसके कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। आपको वीडियो ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे एक इसी टॉपिक से संबंधित या इससे रिलेटेड जो मैटर होगा उससे लेकर हम एक वीडियो लेकर शामिल होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।